नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में। मतलब कि गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखें या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक का वीडियो अगर आपको देखना है तो उससे संबंधित प्लेलिस्ट में आप जाके उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में इनका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको अपने बीएड से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेरी है, तो आप हम मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी वहाँ पे जुड़िए, आपको भी उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ आपस में भी बच्चे मतलब बात करते रहते हैं। किसी भी चीज़ के कोई भी इशू अगर होता है तो उसका सोल्यूशन सबको मिलता रहता है। तो इसलिए इन सारी जगहों पे ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट या जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में, कि गुरुकुल की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि गुरुकुल जो प्रणाली है उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, गुरुकुल प्रणाली भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक गौरवशाली आधार स्तंभ है। इसके ऐतिहासिक विकास को हम निम्नलिखित 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं। वो कौन कौन से बिंदु हैं, उनसे हम इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, पहला जो है यहाँ पे ओरिजिन, मतलब इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये जो आपका गुरुकुल है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो देखिए, गुरुकुल जो है ना, द वर्ड गुरुकुल इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 संस्कृत टर्म्स। मतलब जो गुरुकुल शब्द है ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें क्या क्या है, एक है आपका गुरु, गुरु मतलब टीचर है ना, एंड कुल का मतलब होता है फैमिली, परिवार। तो इट सिग्निफाइज एन इंस्टीट्यूशन वेयर स्टूडेंट्स रिसाइडेड एज अ मेंबर ऑफ टीचर्स फैमिली टू रिसीव एजुकेशन। मतलब कि वह स्थान जहाँ छात्र गुरु के परिवार के सदस्य के रूप में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि गुरुकुल शब्द जो बना है यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द जो है वो गुरु, गुरु का मतलब आप समझते हैं शिक्षक, और कुल का मतलब होता है परिवार। इसका तात्पर्य है कि वह स्थान जहाँ छात्र गुरु के परिवार के सदस्य के रूप में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। वैदिक काल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रणाली की जो जड़ें हैं वो वैदिक काल में निहित है। वैदिक काल कब से कब है, लगभग 1500 BC से 500 BC में निहित है। उस समय शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था, मतलब कि एजुकेशन लोग क्यों लेते थे, तो एजुकेशन लोग लेते थे कि मोक्ष के लिए और आत्मबोध के लिए। मोक्ष मतलब लिबरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आज के डेट में जैसे क्या है, शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही है कि उससे नौकरी करना है ना, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करता। सबको क्या है कि भाई नौकरी करनी है, जीवन यापन के लिए शिक्षा जरूरी है। तो आज के समय, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, लोग मोक्ष और आत्म बोध के लिए, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एजुकेशन लेते थे। विकास की बात करें तो जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है इसका विकास मतलब कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में देखते हैं। तो उपनिषद काल आते आते यह प्रणाली अत्यधिक व्यवस्थित और परिष्कृत हो गई। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालयों का उदय भी इसी
गुरुकुल परंपरा के विस्तार के रूप में हुआ। ठीक है, तो मतलब ये उपनिषद काल तक जो उपनिषद काल तक आते आते ये जो प्रणाली थी ये और अधिक क्या हो गई, सिस्टमैटिक हो गई, व्यवस्थित हो गई, है ना, मतलब आप कहिए कि ऑर्गेनाइज्ड हो गई। ठीक है, तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, तो यह प्रणाली आवासीय शिक्षा का प्राचीनतम रूप है। जैसे वहाँ यहाँ पे क्या होता था कि रेजिडेंशियल एजुकेशन, छात्र जो है वो यूनिवर्सिटी या गुरुकुल में जाते थे और वहीं रहते थे। ठीक है, वहीं पे रहना, वहीं पढ़ना, घर पे फिर नहीं आते, घर तभी आते थे जब उनका जो कोर्स था, है ना, जो पढ़ने गए हैं, जिस कोर्स को करने गए थे, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता था तब तक वो वापस घर लौट के नहीं आते थे। यह शिक्षा का केंद्र बिंदु किताबी ज्ञान से अधिक सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना था। उस समय जो शिक्षा था उसका जो मेन फोकस था वो ये था कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का, जो नैतिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाता था उस समय के एजुकेशन सिस्टम में। जैसे आज के डेट में क्या है कि किताब रटने वाली समस्या है ना, कि रट के पास हो जाओ, है ना, रट के परसेंटेज बना लो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अब बात करेंगे कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, क्या उस समय भी आज के तरह जो है मतलब स्ट्रीम्स होते थे, एजुकेशनल स्ट्रीम्स इन द गुरुकुल, शैक्षिक धाराएं। जैसे इसका मतलब ये है कि आज आप देखते हैं कि मान लीजिए क्लास 10th बच्चा पास किया और 10th पास करने के बाद वो 11th में एडमिशन लेता है। ठीक है, तो जब वो 11th में एडमिशन लेता है तो उसके सामने कुछ विकल्प आते हैं कि उसको कौन सी स्ट्रीम चुनना है। जैसे कि साइंस से आगे बढ़ना है उसको, या फिर कॉमर्स से आगे बढ़ना है, या फिर आर्ट से आगे बढ़ना है, मतलब ह्यूमैनिटीज़। तो यहाँ पे बच्चे के सामने क्या होता है, एक साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, इस तरह से स्ट्रीम दी जाती है। उसी तरह उस समय भी क्या था कि जो मतलब एजुकेशनल स्ट्रीम्स थी गुरुकुल में भी, तो गुरुकुल में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया जाता था बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए विविध विषयों का शिक्षण भी दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि गुरुकुल में सिर्फ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज ही दी जाती थी, नहीं, उस समय भी क्या था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुरुकुल की जो शैक्षिक धाराएं थे वो कौन कौन सी थी। तो गुरुकुल में सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान की विभिन्न धाराओं का समावेश था। तो कौन कौन सी धाराएं थी उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहला जो है वैदिक अध्ययन और दर्शन। ठीक है, मतलब उस समय फिलॉसफी और वैदिक अध्ययन की एक धारा थी। ठीक है, और बाकी उसी के मतलब और भी जो धाराएं थी उनको भी हम धीरे धीरे करके देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यह जो धारा है कौन सी, वैदिक अध्ययन और दर्शन, उपनिषदों और भारतीय दर्शन के गहन अध्ययन पर केंद्रित थी, जो छात्रों की बौद्धिक नींव का मतलब निर्माण करती थी। ठीक है, दिस स्ट्रीम फोकस्ड ऑन द डीप एनालिटिकल स्टडी ऑफ द वेदास, उपनिषद एंड द सिक्स सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलोसफी। ठीक है, और फॉर्मिंग द कॉग्निटिव फाउंडेशन, मतलब जो छात्र हैं, छात्रों की क्या करती थी, बौद्धिक नींव का निर्माण करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रामर, मतलब व्याकरण के लिए जो है स्ट्रीम भी थी, व्याकरण सिखाने के लिए। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। भाषा पर पूर्ण अधिकार और भाषाई शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पाणिनि के व्याकरण का अध्ययन अनिवार्य था, मतलब कि स्टडिंग ऑफ पाणिनिज ग्रामर, ठीक है, was mandatory to ensure linguistic precision and complete command over the language। तो मतलब भाषा पर पूरी तरह से अधिकार हो, मतलब पूरी तरह से कहीं से कोई अशुद्धता ना हो। ठीक है, तो भाषा मतलब जो भी लैंग्वेज थी उस पर कोई अशुद्धता ना हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए एक ये भी स्ट्रीम चलाई जाती थी जिसमें ग्रामर को पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, साइंस एंड मैथमेटिक्स, उस समय भी था, विज्ञान और गणित। तो उसमें क्या था, इट इंक्लूड्स अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन द सुलभ सूत्रास, है ना, फॉर आर्किटेक्चरल एंड मैथमेटिकल प्रिसीजन। मतलब क्या था कि ये था कि इसमें अंकगणित, बीजगणित और सुलभ सूत्रों के माध्यम से ज्यामिति का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो उस समय क्या था, अर्थमेटिक वगैरह पढ़ाई जाती थी, एल्जेब्रा पढ़ाया जाता था, ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी। तभी तो हमें ये ज्योमेट्री से ये पता चला ना कि सूरज यहाँ से कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है, मतलब बहुत सारी गणनाएं जो होती थी वो खगोली जो गणनाएं होती थी ये इसी से पता चले, है ना।
अर्थमेटिक वगैरह कैलकुलेशन के लिए, अलजेब्रा वगैरह जो है वो बीजगणित जो मतलब कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर करने के लिए, तो उस समय भी क्या था, साइंस और मैथमेटिक्स स्ट्रीम चलाई जाती थी। और जिनको पढ़ना था साइंस और मैथमेटिक्स, मतलब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना था, वो इन धाराओं में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो देखते हैं अगला क्या है। अगला है एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। ठीक है, तो खगोल विज्ञान में क्या होता था, तो ग्रहों, नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों की गति का वैज्ञानिक अध्ययन जो समय गणना और ऋतुओं के निर्धारण के लिए अत्यंत आवश्यक था, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी का भी उस समय शिक्षा दी जाती थी। एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मोमेंट्स ऑफ planet, stars and constellations which was essential for calculating time and seasonal cycle। ठीक है, तो ग्रह जो थे, खगोलीय पिंड थे, उनकी गति का अध्ययन करना और समय की गणना करना, ऋतुओं का निर्धारण करना कि कौन से ऋतु कितने दिन बाद आएगी, कौन मतलब वो क्या होगा, कब बारिश होगी, कब ठंड पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए, गणना करने के लिए खगोल विज्ञान भी एक धारा हुआ करती थी। वॉरफेयर ट्रेनिंग, मतलब कि युद्ध शिक्षा, युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि पहले के लोग जो थे, राजा वगैरह थे, तो वो सब युद्ध भी तो लड़ते थे ना, तो उसमें वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मुख्यतः क्षत्रिय छात्रों के लिए शस्त्र संचालन और युद्ध कला का कठोर प्रशिक्षण था, जो सुरक्षा और रणनीतिक दक्षता के लिए आवश्यक था। वोकेशनल लर्निंग, व्यावसायिक कौशल भी थे। तो व्यावसायिक कौशल में क्या क्या चीज़ें थी, तो देखते हैं। कृषि, पशुपालन और विभिन्न शिल्पों की व्यवहारिक शिक्षा जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जाती थी। मतलब उस समय भी था कि छात्रों को ऐसे मतलब छात्र क्या हो, सेल्फ मतलब वो आत्मनिर्भर हो ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट एक तरह से, कि किसी पे डिपेंड ना हो आर्थिक रूप से। तो इस तरह का भी उनको शिक्षा दी जाती थी। तो उसमें व्यावसायिक कौशल भी पढ़ाया जाता था। तो इस तरह से आपने देखा कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसमें अलग अलग धाराओं में शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करेंगे कि गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम। ठीक है, तो देखिए गुरुकुल प्रणाली की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें गुरु शिष्य रिलेशनशिप, मतलब गुरु शिष्य का संबंध। ठीक है, तो उस समय के जो शिक्षक और छात्र के बीच माता पिता, मतलब छात्र के बीच पिता पुत्र जैसा पवित्र और आत्मीय संबंध होता था। मतलब पहले क्या होता था कि जो छात्र होते थे और गुरु होते थे उसमें एक पिता पुत्र के जैसी बॉन्डिंग होती थी, एक पवित्र मतलब उनके संबंध होता था। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होते थे। ठीक है, तो पहले गुरु और शिक्षक का जो संबंध था वो बहुत ही मतलब उच्च लेवल का था। तो इस तरह से यहाँ पे हम इनकी विशेषताएं देख रहे हैं। और नेक्स्ट, रेजिडेंशियल एजुकेशन, मतलब आवासीय शिक्षा। तो छात्र अपने घरों से दूर गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह आवासीय प्रणाली उनमें क्या क्या डेवलप करती थी, स्वावलंबन मतलब सेल्फ रिलायंस एंड सामुदायिक जीवन जीने की क्षमता विकसित करती थी। मतलब जब वहाँ पे बच्चे जाते थे तो बहुत सारे बच्चे दूर कई कई जगहों से आए होते थे ना, तो उनके साथ मतलब कई तरह के लोगों के साथ घुल मिल के रहने की मतलब उनमें एक आदत डेवलप होती थी। और स्वावलंबन आता था, मतलब वो खुद पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। डिसिप्लिन आता था, है ना। तो डिसिप्लिन के लिए उसकी जो विशेषता थी उसमें क्या था, ब्रह्मचर्य का पालन और कठोर दिनचर्या छात्रों के चरित्र निर्माण का मूल आधार थी। यह अनुशासन बाह्य दबाव नहीं बल्कि आंतरिक विकास का माध्यम था। तो उस समय भी क्या था कि बाहर से कोई छात्रों पर दबाव नहीं होता था अनुशासन में रहने के लिए, उनके अंदर से खुद ये चीज़ें डेवलप होती थी। तो इस तरह से हमने अनुशासन के बारे में देखा कि उस समय का अनुशासन कैसा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत प्रशिक्षण है इसके बारे में। तो व्यक्तिगत शिक्षण क्या है, गुरु प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता को भली भांति पहचानते थे, उसी के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपनाते थे। इसे आज हम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या व्यक्तिगत अनुदेशन कहते हैं। तो जैसे उस समय के जो गुरु हुआ करते थे उनमें इतना टैलेंट था कि वो हर एक छात्र की क्या उसकी ज़रूरत है, उसकी व्यक्तिगत क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है, वो किन चीज़ों को समझ सकता है, कितना समझ सकता है, तो उसको वो अच्छे से समझ जाते थे, भली भांति पहचान लेते थे और उसी के अनुसार उसको शिक्षा देते थे। ठीक है, आज भी ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे इसमें आप देखते होंगे कि इंडिविजुअल कोई एक शिक्षक किसी एक बच्चे को पढ़ा रहा है, व्यक्तिगत अनुदेशन कर रहा है, तो इसी तरह से चीज़ें उस समय भी हुआ करती थी। नेक्स्ट,
उस समय का जो फी स्ट्रक्चर था वो कैसा था उसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था कि उसमें जीरो ट्यूशन पॉलिसी थी, मतलब उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। तो शिक्षा पूरी तरह से क्या थी, निःशुल्क थी। छात्र भिक्षा मांगकर और गुरु की सेवा करके अपना योगदान देते थे, जो अहंकार को त्यागने और विनम्रता सीखने का एक अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, एजुकेशन वाज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उस समय की जो शिक्षा थी वो पूरी तरह से क्या थी, निःशुल्क थी। स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड थ्रू भिक्षा ना, उस जो जैसे खाना वगैरह क्या बनेगा, क्योंकि बच्चे वहीं रहते थे आश्रम में ही, तो वो क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे। ठीक है, और गुरु की सेवा किया करते थे। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि इसकी जो विशेषताएं थे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की, उसके बारे में आई थिंक समझ में आया होगा सबको। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या था। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गुरुकुल प्रणाली का प्रमुख जो उद्देश्य था उसमें क्या था, कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब चरित्र निर्माण। ठीक है, तो इस उद्देश्य से गुरुकुल बनाया गया था कि गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य जो था वो केवल ज्ञानार्जन मतलब तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नैतिक और अनुशासित व्यक्तित्व का निर्माण करना था। यह छात्रों में ईमानदारी, विनम्रता और अखंडता जैसे गुणों को समाहित करने पर केंद्रित था। तो ये एक तरह का मतलब उद्देश्य था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का। तो आगे हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब आध्यात्मिक विकास के बारे में। ठीक है, तो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुल प्रणाली की, उसमें क्या था कि शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य छात्र को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने, मतलब मोक्ष और आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन हेतु योग्य बनाना था। इसका उद्देश्य छात्र के भीतर ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्मिक गहराई की समझ को विकसित करना था। एजुकेशन वॉज डिजाइन टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू ट्रांसेंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब मोक्ष एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, फॉस्टरिंग अ डीप कनेक्शन विद द डिवाइन। ठीक है, मतलब ईश्वर से ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है ये जरूरी था कि मतलब आध्यात्मिक विकास भी उनका होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, तो इसमें क्या था कि गुरुकुल प्रणाली में छात्र को समाज के प्रति अपने ऋणों जैसे पितृ ऋण, देव ऋण आदि और कर्तव्यों की समझ विकसित करना सिखाया जाता था। उन्हें यह समझाया जाता था कि उनको ये समझाया जाता था कि वे एक व्यापक समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और मानव के प्रति उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी जो स्पिरिचुअल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट है आपका कल्चरल प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या था, सांस्कृतिक संरक्षण में। ठीक, तो गुरुकुल वैदिक संस्कृति, परंपराओं और पवित्र ग्रंथों के संरक्षण का सबसे सशक्त माध्यम थे। इनका उद्देश्य इस ज्ञान की थाती को भावी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना था ताकि संस्कृति निरंतर बनी रहे। तो इस तरह से हम 4 उद्देश्य देखें, इनका कौन कौन से थे आप देख सकते हैं कि जो पहला था वो क्या था, कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब गुरुकुल प्रणाली का जो उद्देश्य था वो छात्रों में चरित्र निर्माण, उनका आध्यात्मिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उनमें आए और सांस्कृतिक संरक्षण। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव थे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि गुरुकुल प्रणाली की पाठ्यचर्या क्या थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि गुरुकुल की पाठ्यचर्या कैसी थी। ठीक है, तो देखिए गुरुकुल की पाठ्यचर्या पराविद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और अपराविद्या मतलब लौकिक व्यवहारिक ज्ञान का एक अनूठा संतुलन थी। ठीक है, मतलब पराविद्या को जैसे आध्यात्मिक ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल और अपरा को क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, तो गुरुकुल पाठ्यचर्या का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, यहाँ पे श्रेणी देखिए और विषय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला है इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक। ठीक है, तो इसमें जो इनका करिकुलम था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो करिकुलम को डिवाइड किया गया था, कुछ उनका वर्गीकरण किया गया था किसके आधार पे, तो उनकी एक श्रेणी बनाई गई थी। श्रेणी में पहला क्या है आपका बौद्धिक, तो इसमें क्या था, तर्कशास्त्र, व्याकरण, इतिहास और नीति शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। फिजिकल शारीरिक के लिए योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग एंड सेल्फ डिफेंस मतलब योग, व्यायाम, तैराकी और आत्मरक्षा सिखाने के लिए। एथिकल मतलब नैतिक, तो इसमें सत्य, अहिंसा, परोपकार और इंद्रिय निग्रह ना के लिए क्या किया जाता था, एथिकल जो नैतिक
विकास है उसके लिए, और डेली लाइफ मतलब दैनिक जीवन, कुकिंग, वुड कटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, भोजन बनाना, लकड़ी काटना, पशुपालन वगैरह, तो इन सब चीज़ों का समावेश था इनके करिकुलम में। ठीक है, तो इनका जो करिकुलम था, जो पाठ्यक्रम था मतलब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का, तो उसको हम अलग अगर मान लीजिए उनका क्लासिफिकेशन करें तो श्रेणी वाइज हम देख सकते हैं कि इनके बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास और दैनिक जीवन पर आधारित इनका पाठ्यक्रम था। अब इनमें इनकी जो शिक्षण विधियां थी वो कैसी थी उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां कैसी थी। तो देखिए मतलब उनकी जो शिक्षण विधियां थी उसमें प्राचीन काल में मौखिक परंपरा सर्वोपरि थी। मतलब उस समय ओरल ट्रेडिशन था, उस समय मतलब ऐसा कोई ये नहीं था कि पेन कॉपी और ये सारी चीज़ें लेके, ज़्यादातर कंठस्थ होती थी चीज़ें। मतलब जो लोग जैसे आप देखे होंगे ना पहले क्या होता, पूरा का पूरा जो उनको मतलब वेद पता रहता था, सब चीज़ मतलब जितने भी उसमें श्लोक वगैरह सारी चीज़ें होती सब याद रहता था, एकदम कंठस्थ रहता था। तो उस समय क्या था कि मौखिक परंपरा सबसे ज़्यादा थी। आज के डेट में क्या है, जैसे रटने वाली है ना, रट के भी भूल जाते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें थी। तो एक था श्रवण। ठीक है, श्रवण में क्या था, गुरु के मुख से निकले ज्ञान को एकाग्रता से सुनना। तो मतलब जो शिक्षण प्रणाली थी उसमें क्योंकि ओरल जो ट्रेडिशन था वो सर्वोपरि था, तो इसलिए सुन के सीखना ये महत्वपूर्ण था। तो गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलते थे या जो भी ज्ञान के शब्द निकलते थे उनको एकाग्रता से सुना जाता था और मनन करना। ठीक है, मतलब सुने हुए ज्ञान पर एकांत में चिंतन करना। जैसे हम कोई चीज़ गुरु ने या आज के डेट में आप देखिए कि शिक्षक कोई किसी भी चीज़ पे अगर व्याख्यान देता है तो हम बस क्लास के बाहर निकलते हैं और चीज़ों को भूल जाते हैं, उसके बाद दिमाग में हमारे कुछ और चलने लगता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई चीज़ कहीं लिखी नहीं मिलती थी। आज के डेट में क्या है, क्लास नहीं मिला, चलो बाद में हम नोट्स नहीं बनाए तो बाद में वीडियो लेक्चर देख लेंगे, है ना, नहीं तो कहीं से पीडीएफ ले लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो गुरु के मुख से जो भी ज्ञान निकलता था उसको एकाग्रता से सुना जाता था और सुनने के बाद उसको एकांत में उस पर चिंतन किया जाता था। निधि ध्यासन मतलब ज्ञान को व्यवहार में उतारना और आत्मसात करना। और शास्त्रार्थ जटिल विषयों पर तर्क वितर्क, मतलब उस जैसे आज के होता है ना कि ग्रुप डिस्कशन, है ना, तो डिस्कशन वगैरह, तो उस समय भी जटिल विषयों पे क्या होता था, तर्क वितर्क होता था, शास्त्रार्थ होता था। प्रैक्टिस मेथड अभ्यास विधि भी थी, जिसमें विशेषकर युद्ध कला और शिल्प कला के बारे में सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना होता था। उसमें अब भाई युद्ध कला है तो उसमें आप थ्योरेटिकल क्या पढ़ाएंगे, उसमें तो आपको युद्ध जैसा माहौल बनाना पड़ेगा और उसमें सारी चीज़ें तलवारबाजी सब कुछ करतब दिखाना पड़ेगा। इसी तरह शिल्प कला भी है, शिल्प कला अगर आपको कुछ बनाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अभ्यास विधि भी शिक्षण विधि में शामिल था। तो हमने यहाँ पे देखा कि श्रवण, मनन, निधि व्यासन और शास्त्रार्थ और अभ्यास विधि उस समय उनकी जो शिक्षण विधियाँ थी उसमें थी। अब इनके लाभ और सीमाएं क्या थी, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की क्या क्या मेरिट और डीमेरिट थी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट्स के बारे में देखते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के लाभ क्या थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास। तो यह प्रणाली शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का उत्तम सामंजस्य थी, जिससे छात्रों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकसित होता था। मतलब कि इसकी मतलब इसका ये एक लाभ ये था कि जो भी छात्र वहाँ जाते थे उनका सर्वांगीण विकास होता था। इक्वालिटी की भिक्षा और गुरु सेवा की परंपरा के कारण आश्रम में छात्रों के बीच जातिगत या आर्थिक भेदभाव का अभाव था, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देता था। तो उस समय क्या था, समानता मतलब इक्वालिटी जो थी ये बहुत अच्छी थी। तो ये इसके गुण थे। इन्वायरमेंटल कनेक्ट, प्रकृति से जुड़ाव, क्योंकि आश्रम जो होते थे वो जंगलों में होते थे, तो जो छात्र हैं वो प्रकृति के बेहद करीब रहते थे, तो उनके प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव भी होता था। तो प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम की भावना विकास होता था। अब इसकी सीमाएं क्या क्या थी या डीमेरिट्स की बात करें तो वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, गुरुकुल प्रणाली की सीमाओं की बात करें तो इसमें सबसे पहले समावेशन का अभाव, मतलब यह प्रणाली पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं थी। ठीक है, उस कालखंड के सामाजिक नियमों के कारण शूद्रों और महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित थी। मतलब उस समय भी क्या था कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो शूद्र होते थे उनको मतलब उनके लिए बहुत ही कठोर नियम थे कि वो वहाँ पे जाके पढ़ सकते थे, और महिलाओं को तो बहुत न के बराबर मतलब उनकी भागीदारी होती थी। रिलायंस ऑन मेमोराइजेशन मतलब रटने पर निर्भरता, क्योंकि उस समय लिखने
और चीज़ों को बहुत ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो क्या थी, ओरल पे डिपेंड थी, ओरली मतलब ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो उस समय रटना बहुत मतलब रटने पे ही सारा फोकस रहता था, ठीक है, रट के याद करना। तो देखिए उस समय लिखित सामग्री या मुद्रित पुस्तकों का अभाव था, जिसके कारण ज्ञान प्राप्ति हेतु रटने की प्रवृत्ति पर अत्यधिक निर्भरता थी। जैसे आज के डेट में हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके सीखना, या फिर प्रोजेक्ट वगैरह है ना, या फिर मतलब किसी भी तरह का कोई मतलब क्रिएटिव एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि रोट लर्निंग पे ही अत्यधिक निर्भरता थी। रिलीजियस मतलब धार्मिक कट्टरता भी थी। तो पाठ्यक्रम का जो अत्यधिक झुकाव था वो धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की ओर था, जिससे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की गुंजाइश सीमित रहती थी। तो ज़्यादातर मतलब जो शिक्षा थी वो धर्म को लेके थी, धार्मिक झुकाव उसमें ज़्यादा था, जबकि साइंटिफिक मतलब जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो नहीं था। आधुनिक शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली की प्रासंगिकता क्या है, तो आधुनिक शिक्षा में देख लेते हैं कि आज का मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें गुरुकुल प्रणाली की क्या भूमिका है। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन समाज में नैतिक मूल्यों के पतन को रोकने के लिए आधुनिक विद्यालयों में गुरुकुल के मूल्यपरक ढांचे को अपनाना अनिवार्य है। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, तो प्राचीन योग और ध्यान को अत्यधिक पाठ्यक्रम में शामिल करके छात्रों के मानसिक तनाव को कम किया जाता है। तो जैसे उस समय क्या था कि योगा वगैरह होता था ना गुरुकुल में, तो वो चीज़ें आज भी फॉलो की जाती है ना। तो ये इस तरह से हमने देखा कि मेंटल हेल्थ जो है ये है। टीचर स्टूडेंट रिपोर्ट गुरु शिष्य संबंध के बारे में, तो आज की डेट में भी क्या है, आधुनिक शिक्षक क्लाइंट संबंधों के स्थान पर गुरु शिष्य के मध्य आत्मीय और भावनात्मक संबंधों को प्रोत्साहित करना, मतलब ये हमने देखा यहाँ पे कुछ इनकी डिमेरिट्स वगैरह थे। आगे हम लोग बात करेंगे। फोर्थ है सतत विकास। तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने की प्राचीन कला आज के पर्यावरण संरक्षण के युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देखा कि सारी चीज़ों के बारे में। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष इसका। तो निष्कर्ष क्या है, तो गुरुकुल प्रणाली मात्र एक शिक्षण पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। हालांकि आज हम पूरी तरह से गुरुकुलों की ओर नहीं लौट सकते, लेकिन इनकी मानवतावादी और चरित्र निर्माण वाली नीतियों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़कर एक आदर्श शैक्षिक प्रणाली तैयार की जा सकती है। मतलब कि जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है वो एक शिक्षा पद्धति नहीं, उससे क्या होता था पूरे लाइफ का मतलब दर्शन होता था, जीवन जीने का एक दर्शन है। मतलब उसमें जीवन को कैसे जीना है इसके बारे में सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो आज के दौर में हम उस मतलब उस कालखंड को तो नहीं ला सकते, गुरुकुलों की ओर लौट नहीं सकते, लेकिन उनके कुछ जो उनकी मतलब जो कुछ अच्छाइयाँ थे, कुछ क्या मतलब सारी जो चीज़ें हम यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे मानवतावादी है ना, और चरित्र निर्माण जैसी नीतियाँ जो थी उनको हम आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़कर एक आदर्श शिक्षा प्रणाली अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो संपन्न हुआ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।